सबसे पहला तो आपको अनलॉफुल असेंबली और उसके क्या एसेंशियल्स है, ये तो आपको सबसे पहले समझना है। ठीक है, पहला एस्पेक्ट है जो समझना है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में, है ना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। कॉमन ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर, कि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी अनलॉफुल असेंबली का ऑब्जेक्ट जो है वो कॉमन होना चाहिए। अभी इन सब पे आएंगे, पहले बता रहे हैं कि मतलब आपको ओवरऑल किन चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, कि कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन, इन सब में क्या डिफरेंस है, ये सब पर भी आएंगे हम लोग। राइट, फिर उसके बाद आपको देखना है लाइबिलिटी, है ना, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, liability of members of unlawful assembly, and the last thing is liability of members of unlawful assembly if offense has been committed, if offense has been committed। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके आईपीसी में सेक्शन 149 में दिया था। लाइबिलिटी भी आपको दो तरीके से देखना है। एक लाइबिलिटी की बस कोई अगर अनलॉफुल असेंबली का अगर मेंबर है तो फिर उसकी क्या लाइबिलिटी है। ठीक है, और एक आपको देखना है कि अगर कोई अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है और उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स ने अगर कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसकी क्या लाइबिलिटी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक अपने आप में ये एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, ये एक अपने आप में सेपरेट और डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, जो कि आपके सेक्शन 149 आईपीसी में प्रोवाइडेड था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था वो, इसमें आपको सेक्शन 190 में प्रोवाइडेड है वीएनएस में। ठीक है, मेनली आपको ब्रॉडली यही सब कुछ आपको देखना है। ठीक है, उसके अलावा अंदर की जो बातें हैं इसमें वो सब देखेंगे हम लोग, लेकिन ब्रॉडली आपको यही देखना है कि अनलॉफुल असेंबली, उसके एसेंशियल्स क्या हैं। उस एसेंशियल्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपको कॉमन ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, कि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, राइट। फिर लाइबिलिटी में आपको अनलॉफुल असेंबली के मेंबर होने के लिए, होने पर क्या लाइबिलिटी है, और अगर ऑफेंस कमिट हुआ है अनलॉफुल असेंबली के थ्रू तो क्या लाइबिलिटी। इसके अलावा आपके सेक्शन 189 में, जो चैप्टर 11 में सेक्शन 189 में जो अनलॉफुल असेंबली डेल्ट है, उसमें और भी अदर टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी बताए हुए हैं। मतलब एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ लाइबिलिटी, कि मान लिया कोई अगर अनलॉफुल असेंबली का पार्ट बनता है जो कि डेडली वेपन के साथ वो अनलॉफुल असेंबली असेंबल हुआ है। ठीक है, अगर कोई अनलॉफुल असेंबली जो है उसको कमांड कर दिया गया है डिस्पर्स करने के लिए, एक लॉफुल ऑर्डर आया है डिस्पर्स होने के लिए, बट उसके बावजूद भी कोई अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बना रहता है, तो उन सब के लिए एग्रेवेटेड पनिशमेंट है। तो आई थिंक वो बस प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेयर एक्ट से आप लोग को देख लेना है कि उन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ जो अनलॉफुल असेंबली के मेंबरशिप के लिए जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है, क्या किया गया है, वो बस प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक है, अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करना चाह रहे हैं इस टॉपिक को, तो आई थिंक ये इतना जो है ब्रॉडली चीजों को अगर आप देख लेंगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, है ना। अनलॉफुल असेंबली में हम लोग सब कुछ देखेंगे, प्री मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतनी चीजों को समझना है, तो पहले हम लोग इसको फोकस करेंगे, बाकी जो प्री की चीजें हैं वो लास्ट में बेयर एक्ट से हम लोग कवर करेंगे। ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखो, असेंबल होना तो आपका एक फंडामेंटल राइट है ना। एक साथ आना तो आपका एक फंडामेंटल राइट है। किस आर्टिकल में ये फंडामेंटल राइट है? 191 ए 191A 191C सी 191C। ठीक है, 191C तो फॉर्म एसोसिएशन है ना। 191B होना चाहिए, चेक इट आउट। 191B, 191 19 है। हाँ 191 बी 191 बी टू असेंबल या बी पीसफुली होना विदाउट चाहिए। ठीक है, सी तो एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना। 191B,
असेंबल होना पीसफुली, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन वो पीसफुली असेंबल होना फंडामेंटल राइट है ना। आप किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए आप असेंबल नहीं हो सकते, ठीक है। अनलॉफुल पर्पस के लिए अगर आप असेंबल हो रहे हैं तो फिर वहां पे उसके लिए पेनल्टी प्रेस्क्राइब किया गया है, बिकॉज एक अनलॉफुल असेंबली जो है, देखो क्राउड जो भी है, मॉब हैज नो फेस, है ना, ये बात सुनते हैं हम लोग। मॉब का कोई फेस नहीं होता, और टेंडेंसी बहुत होता है कि बहुत ही हीनियस से हीनियस ऑफेंस एक मॉब कर सकता है, ठीक है, और वहां पे सभी के सभी फ्री, कोई पकड़ा नहीं जाएगा। किसके ऊपर क्या लाइबिलिटी डालोगे, कोई बोलेगा मैं बस ये कर रहा था, कोई बोलेगा मैं बस ये कर रहा था। तो इसीलिए ये ऑफेंस आपको प्रिस्क्राइब किया गया है कि अगर कोई अनलॉफुल पर्पज से असेंबल भी होता है, भले वो कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, उसने अभी ऑफेंस कमिट नहीं किया है, ऑफेंस कमिट होना कोई जरूरी नहीं है, बीइंग अ पार्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज इटसेल्फ एन ऑफेंस। ऑफेंस अगर कमिट हो गया तो दैट इज अ सेपरेट ऑफेंस। यहां पे बता रहे थे ना हम दो तरीके की लाइबिलिटी के बारे में, एक है कि अगर आप मेंबर केवल है अनलॉफुल असेंबली के तो उसके लिए आपको अलग से ऑफेंस है, वो एक अलग ऑफेंस है, उसके लिए 6 महीने का सजा हो सकता है। उसके बाद अगर ऑफेंस कमिट हो गया अनलॉफुल असेंबली के थ्रू तो उसके सारे मेंबर्स पे उस ऑफेंस के लिए लाइबिलिटी इंपोज किया जाएगा, वो एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, ठीक है, अगर ऑफेंस कमिट हो गया तो, ठीक है। तो खैर पहली बात तो हम लोग को ये समझना है, ठीक है, कि mere act of assembling is not an offense, है ना, but when it endangers public peace or the meeting is done for committing any offense or for unlawful purpose, तब वो unlawful assembly कहलाता है, सिंपल लैंग्वेज में, है ना। एक लेमन टर्म में हम कहेंगे कि आप अगर सिंपली अगर आप असेंबल कर रहे हैं, आप प्रेयर के लिए असेंबल करते हैं, है ना, आप कोई रैली हुआ उसमें असेंबल करते हैं, रिलीजियस प्रोसेशन में असेंबल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एज सून एज यू स्टार्ट इंडेंजरिंग पीस एंड सिक्योरिटी, है ना, योर असेंबली बिकम्स अनलॉफुल, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है कि अनलॉफुल असेंबली का पार्ट अगर आप हैं तो आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें या पैसिवली, ये मैटर नहीं करता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे वेदर एक्टिव पार्टिसिपेशन आपके साइड से हुआ है या नहीं, या केवल आप पैसिवली, आप बस असेंबली के मेंबर हैं, आप केवल खड़े हैं। तो अगर आप असेंबली के केवल मेंबर हैं, असेंबली में केवल आप अगर आप खड़े हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, आप इनकरेजमेंट दे रहे हैं ना बाकी लोगों को कि आप उनके साथ खड़े हैं। तो दैट इज वाई एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नॉट नेसेसरी, merely passive participation is enough to punish a person for being a member of unlawful assembly, है ना। एक्टिव पार्टिसिपेशन की कोई जरूरत नहीं है, योर इवन योर पैसिव पार्टिसिपेशन गिव्स इंकरेजमेंट टू अदर मेंबर्स ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली, राइट। चलिए ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ कुछ बेसिक बातें अगर जानना हो तो ये भी आप जान सकते हैं कि ये फाउंडेशन बनाता है वाइकेरियस लाइबिलिटी का आपके आपके क्रिमिनल लॉ के अंदर, है ना। ये जो अनलॉफुल असेंबली के जो मेंबर्स को जो पनिशमेंट दिया जाता है, ये दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ विकैरियस लाइबिलिटी, ठीक है। वाइकेरियस लाइबिलिटी, ठीक है। ये सब कुछ कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि आप दूसरे के एक्ट के लिए भी वहां पे पनिशेबल आप हो सकते हैं, ठीक है। ओके, एनीवे अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट बातें इस टॉपिक में, वो देखते हैं। सबसे पहला, एसेंशियल्स क्या क्या होता है अनलॉफुल असेंबली के लिए। कब हम कहेंगे कि एक असेंबली जो है अनलॉफुल है, उसके लिए 3 मेजर एसेंशियल्स होते हैं। पहला एसेंशियल है असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्संस। एक बार रुको, पहले बेयर एक्ट से आप लोग ये देख लीजिए अनलॉफुल असेंबली का जो डेफिनेशन दिया गया है। An assembly of 5 or more person is designated an unlawful assembly if the common object, यानी
दो एसेंशियल यहाँ पे मिल गया। पहला एसेंशियल तो 5 और मोर पर्सन, दूसरा कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कॉमन ऑब्जेक्ट पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। 5 और मोर पर्सन, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और वो कॉमन ऑब्जेक्ट इन पांचों में से कोई भी हो सकता है। ए से ई तक जो दिया गया है 5 सर्कमस्टेंसेस, इन पांचों में से कोई भी एक आपका हो सकता है, ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे टू ओवर ऑ बाई क्रिमिनल फोर्स और सो ऑफ क्रिमिनल फोर्स। ओवर ऑ का मतलब क्या हुआ, आप लोगों में से कोई बता सकता है? इन सारी चीजों को यहीं पे थोड़ा बहुत समझा देते हैं ताकि आगे एसेंशियल्स में हम लोग को टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अगर किसी भी असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट है टू ओवर ऑ बाई क्रिमिनल फोर्स और सो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर या कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो पब्लिक ड्यूटी कर रहा है, उसको ओवर ऑ करना। ओवर ऑ का मतलब क्या हुआ बताइए? रिमूव द गवर्नमेंट बाई क्रिमिनल फोर्स, ये तो कुछ ज्यादा ग्रेव एक्ट नहीं होगी, ठीक है, वो भी आ जाएगा। मतलब ओवर ऑ का मतलब सर किसी को डरा देना। यस, टू रेज अलार्म, फियर, एप्रीहेंशन इन माइंड ऑफ समवन। ओवर ऑ का मतलब क्या हुआ? फियर, एप्रीहेंशन, ठीक है, किसी तरीके का डर। मतलब अगर मान के चलो कोई जो है स्लोगन, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ग्रुप इकट्ठा हो गया है ना, बीपीएससी के अगेंस्ट लाइक प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है, जब तक आप नॉर्मली आप स्लोगन उसके अगेंस्ट आप दे रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही गेट वेट तोड़ना शुरू किए, स्टोन पेल्टिंग ऑफ स्टोन स्टार्ट हुआ, है ना, वैसे ही वहां पर आपका क्या हो जाता है, ये फीचर ये ओवर हो जाता है ना, एलिमेंट ऑफ ओवर वहां पे आ जाता है। मतलब आप अब वहां पे फियर कॉज करने लगे हैं, ठीक है, आप ट्रेसपास करने लग गए, किसी स्लोगन देते देते गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में, अब क्या है, उसके गेट वेट को छलांग मार के आप अंदर घुसने लग गए। ये क्या हुआ? ओवर ऑ करना हुआ। देखो यहाँ पे आप हो सकता है एक्चुअली में कोई ऑफेंस नहीं किए, ठीक है, एक्चुअली में मान लिया कोई ऑफेंस नहीं भी किए, लेकिन अगर आपने वहां पे अपने एक्शन से सामने वाले के अंदर डर भय पैदा किया, ठीक है, तो उसको कहेंगे ओवर ऑ करना, ठीक है। तो ओवर ऑ किसको करना है? प्राइवेट पर्सन के बारे में नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या? ओवर ऑ बाई क्रिमिनल फोर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक ड्यूटी, यानी कोई पुलिस ऑफिसर हुआ, राइट, पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, उसको आप ओवर ऑ कर रहे हैं, ठीक है। और वो भी ओवर ऑ कैसे कर रहे हैं? 5 लोगों की असेंबली बना के, मतलब सभी का कॉमन ऑब्जेक्ट है वो, राइट। अच्छा, क्रिमिनल फोर्स कहाँ डिफाइंड है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए एकदम। क्रिमिनल फोर्स बीएनएस में, बीएनएस में 128 के सबसेक्शन 2 में है ना, ये 129 में है, 128 129 के सबसेक्शन 2 में है ना। 129 में 129 सर। ओके, 129 में, 128 में फोर्स है। ओके, यस सर। ठीक, ठीक है, ये सब ध्यान में रखना। आईपीसी में क्रिमिनल फोर्स कहाँ था? 350 में था, यस 350 में था। चलो ठीक है, ये सब कहीं पर मिले सेक्शन में, ये सब टर्म जो आप पहले पढ़ चुके हैं, तो एक बार जरूर से उसका वहीं पे कहाँ पे डिफाइंड है, किस सेक्शन में, रिकॉल कर लीजिए, इस तरीके से याद हो जाता है ना। जब आगे के सेक्शंस में कोई टर्म जो कि ऑलरेडी, या कोई ऑफेंस का नाम ऑलरेडी जो आप पहले पढ़ चुके हैं, उसको एक बार जरूर से डेफिनेशन सेक्शंस में रिकॉल कर लेना चाहिए, या फिर जहां भी वो डिफाइन किया गया है, जो भी सेक्शन उससे रिलेटेड है, उससे रिकॉल हो जाता है और फिर वो काफी लंबे टाइम तक याद होता है। ये सब ट्रिक थोड़ा आप लोग को समझना चाहिए। ओके, एनीवे, पहला समझे, ओवर ऑक करने के लिए अगर कोई भी 5 लोगों की असेंबली अगर इकट्ठा हुई, ठीक है। दूसरा है टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस। काफी इजी है, कोई लॉ के एग्जीक्यूशन को, कोई कोर्ट का डिक्री है उसको एग्जीक्यूट करने से रोकने के लिए लोग इकट्ठा हो गए, ठीक है। अनलॉफुल असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट है कि हम ये लॉ एग्जीक्यूट,
एग्जीक्यूशन ऑफ कोई लॉ नहीं होने देंगे, या कोई लीगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे। लीगल प्रोसेस, किसी के अगेंस्ट समन इशू हुआ है, किसी के अगेंस्ट कुछ वारंट इशू हुआ है ना, पुलिस उसको अरेस्ट करने गई, आप उसको अरेस्ट नहीं करने दे रहे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है रेजिस्ट करना। रेजिस्ट, यहाँ पे रेजिस्ट वर्ड का मतलब क्या हुआ? टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस। मान लो कि मुझे एक जुडिशरी के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया था, फैक्चुअल क्वेश्चन था, आई थिंक इधर का नहीं था, डीजेएस में ये क्वेश्चन एक बार आया था, राइट? लाइक इफ आई एम अबाउट टू बी अरेस्टेड, मेरे अगेंस्ट वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हुआ है, और मेरे गांव वाले जो है सब लाठी डंडा लेके पुलिस आ रही है अरेस्ट करने, और वो लोग आके मेरे घर के बाहर घेराव कर लिए, है ना, कि अरेस्ट मुझे नहीं होने देंगे इसलिए। क्या ये अनलॉफुल असेंबली है? वेदर दिस विल बी एन अनलॉफुल असेंबली? यस सर। देखो फैक्ट बस इतना है कि अभी पुलिस ऑफिसर, पुलिस आई है वहां पे और घर का घेराव कर लिया गया है ना? तो क्या ये अनलॉफुल असेंबली है अकॉर्डिंग टू दिस, टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस? यस दिस सर। इज, नो इट इज नॉट। देयर मस्ट बी सम ओवर्ट एक्ट टू बी कंसिडर्ड एज रेजिस्टेंस। मान लो पुलिस ऑफिसर अब घर की तरफ बढ़े, अब वहां पर उसको रोक रहे हैं लोग, नहीं जाने देंगे, ठीक है? देयर मस्ट बी सम ओवर्ट एक्ट। फैक्ट मैंने आपको क्या बताया? फैक्ट मैंने बताया कि बस घर के बाहर घेराव कर लिया है लोगों ने, पुलिस ऑफिसर अभी जो है पुलिस वारंट लेकर आई है, लेकिन रेजिस्टेंस अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ये फैक्ट में नहीं है कि रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ है कि नहीं। रेजिस्टेंस कॉज करने के लिए देयर मस्ट बी सम ओवर्ट एक्ट, ठीक है? बस तैयारी कर लेना इनफ नहीं है। प्लानिंग टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ, ऐसा तो नहीं दिया गया है। यहां क्या दिया गया है? टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ, है ना? इस पर आई थिंक एक केस लॉ भी है, वेट अ सेकंड, ये चीज ध्यान में रखिएगा। पर सर घर के आगे घेराव करना अपने आप में एक ओवर्ट एक्ट नहीं है। नहीं, जब तक मतलब ओवर्ट एक्ट कहने का मतलब है कि जब वहां पे उस लॉ को जो एग्जीक्यूट करने के लिए, या जो भी प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जब स्टेप लिया गया और उस समय अगर रोका गया, तब वो ओवर्ट एक्ट हो जाएगा, है ना? मियरली असेंबलिंग बिफोर अ हाउस, दैट विल नॉट बी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तब होता है ना जब उधर से एक्शन होगा, तब आप रिएक्शन दे रहे हैं, तब रेजिस्टेंस हुआ, है ना? पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस सत्यनारायण। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस सत्यनारायण, 1930, पुराना केस है काफी है, 1931, कि ओवर्ट एक्ट होना जरूरी है, ठीक है, किसी ना किसी तरीके का। जैसे अब मान के चलो पुलिस ऑफिसर जाके वहां, पुलिस की गाड़ी गई, वहां देखा कि लोग वहां पे खड़े हैं, बस इतना ही फैक्ट है। अभी अब पुलिस ऑफिसर वापस जाके उनके ऊपर अनलॉफुल असेंबली का केस नहीं दर्ज कर सकता है। पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए बढ़ता है, और अब वो लोग अपने तरफ से बढ़ते हैं, है ना, या किसी तरीके का रेजिस्टेंस कॉज करने के लिए चिल्लाते हैं, नाउ दिस बिकम्स ओवर्ट एक्ट, है ना? फ्रॉम दिस पॉइंट इट टर्न्ड इन टू बी एन अनलॉफुल असेंबली, राइट? ओके, नेक्स्ट आइए, टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस। अब देखो यहाँ पे जो है काफी कंफ्यूजन रहा है कोर्ट के पास भी इंटरप्रेट करने के लिए, कोर्ट की इंटरप्रिटेशन में काफी ज्यादा कंफ्यूज रही है ओवर द टाइम, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या वर्ड दिया है? अदर ऑफेंस। अगर इस तरीके का अगर कोई प्रोविजन होता है तो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या बताता है? कोई बता सकता है? लॉ का रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अदर ऑफेंस का मतलब क्या होना चाहिए? Y Josdom Genretto. यस, सिमिलर। सिमिलर काइंड ऑफ ऑफेंस, सिमिलर काइंड ऑफ ऑफेंस, बट कोर्ट इन मेनी केसेस जो कि सिमिलर, अब सिमिलर काइंड ऑफ दोनों देखोगे, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? दोनों क्या है? ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। ठीक है? Property.
बट कोर्ट ने बोला है नहीं, अनलॉफुल असेंबली जो है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में भी आपको वो आ जाता है, ठीक है। ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडीज में भी कोर्ट ने कंसीडर किया हुआ है, तो इसीलिए आई थिंक ये बीएनएस में थोड़ा सुधार करना चाहिए था, हटा के डायरेक्ट अदर ऑफेंस ही लिख देना चाहिए था, बट यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट किया गया है, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला कि रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग तो अदर ऑफेंस का मतलब होना चाहिए कि इन्हीं के जैसा सिमिलर, बट कोर्ट इन मेनी केसेस, है ना, हैव कंसीडर्ड दैट इस अदर ऑफेंस में ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ह्यूमन बॉडी, सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। तो अब सवाल उठता है अदर ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब क्या होता है बताइए, व्हाट इज एन ऑफेंस? ऑफेंस, ऑफेंस का डेफिनेशन किस सेक्शन में दिया है बताइए? 214। 2 214 की में। क्यू में। हाँ, और ऑफेंस को कैसे डिफाइन किया गया है ये बताइए? इतने, act or omission punishable by law. बस इतना ही ऑफेंस होता है कि कोई टाइम पीरियड है उसको ऑफेंस कंसीडर करने के लिए? For a time being in force. Imprisonment for a term of 6 months or more. 6 months और मोर, 6 months और मोर, ठीक है। ऑफेंस पनिशेबल बाय दिस लॉ, एक्ट पनिशेबल बाय दिस लॉ को आप ऑफेंस बोलते हैं, बट वहां पे आपको दिया भी हुआ है आगे, है ना, कि 6 मंथ्स के लिए वहां पे वो पनिशेबल होना चाहिए। 214 देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपको डेफिनेशन है। 224 है, ओके, 224 सॉरी, 214 क्या है? इंजरी, ओके, 224 राइट। वहां पे बताया गया है इन इन चैप्टर्स के अंदर ये ऑफेंस है, ऐसे करके बताया हुआ है ना, और वहां पे फिर एक जगह बताया होगा ऑफेंस का मतलब कि 6 मंथ के लिए पनिशेबल होना चाहिए एटलीस्ट, वो तभी वो ऑफेंस कहलाएगा, ठीक है। ऑफेंस का डेफिनेशन आप लोग वहां से जरूर देख लीजिएगा, प्रीलिम्स में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, तो अनलॉफुल असेंबली क्या है? 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर इकट्ठा होते हैं जिनका कॉमन ऑब्जेक्ट, अभी ये एसेंशियल्स हम लोग देखेंगे, 5 या 5 से ज्यादा लोग का मतलब और कॉमन ऑब्जेक्ट अभी देखेंगे, इसको अभी निपटा ले रहे हैं ताकि बाद में टाइम वेस्ट ना हो। जब 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलते हैं, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होता है ओवरऑ करने का। ओवरऑ किसको? गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, पब्लिक सर्वेंट, resist the execution of law or legal process, to commit mischief, trespass or other offense, या फिर by means of criminal force, criminal force या show of criminal force, criminal force यूज करके या दिखा के कोई प्रॉपर्टी का पोजेशन ऑब्टेन करना, किसी को डिप्राइव करना किसी राइट ऑफ वे से या यूज ऑफ वाटर से या अदर इनकॉर्पोरियल राइट ऑफ विच ही इज इन पोजेशन और इंजॉयमेंट। यानी क्रिमिनल फोर्स शो करके अगर आप कोई प्रॉपर्टी को ऑब्टेन कर रहे हैं, पोजेशन किसी प्रॉपर्टी का आप ऑब्टेन कर रहे हैं या किसी को डिप्राइव कर रहे हैं राइट ऑफ वे से, किसी को राइट ऑफ वे मिला हुआ है ना, आने जाने का रास्ता मिला है, पब्लिक के पास है राइट ऑफ वे, आप उसको डिप्राइव कर रहे हैं, या किसी भी तरीके का यूज ऑफ वाटर, किसी को पॉन्ड से, लेक से, वेल से, है ना, यूज ऑफ वाटर से आप डिप्राइव कर रहे हैं, या किसी और तरीके का इनकॉर्पोरियल राइट, ठीक है, जो भी इनकॉर्पोरियल राइट आपका एसोसिएटेड है। किसी को राइट ऑफ फिशरी मान लो मिला हुआ है, ये भी इनकॉर्पोरियल राइट होता है ना, उनको आप जो है डिप्राइव कर रहे हैं वो राइट एक्सरसाइज करने से, कैसे 5 लोगों का असेंबली फॉर्म करके मिनिमम, ठीक है, राइट, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपको एक और हो गया, एक और है आपको लास्ट में क्या है, टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू और टू ओमिट टू डू व्हाट ही इज लीगली इंटाइटल्ड टू डू। 5 लोग, 5 या 5 से ज्यादा लोगों ने असेंबल करके किसी को कुछ ऐसा करने को कहा जो लॉ के अकॉर्डिंग बाउंड नहीं है करने के लिए, किसी के घर का ताला तोड़ने को कहा, है ना, कुछ गलत काम करने को कहा, राइट, या फिर कुछ करने के लिए जो कि वो बाउंड था वो करने से उसको ओमिट कराया, किसी वॉचमैन को बोला कि तुम आज ड्यूटी नहीं करोगे, है ना, डरा धमका के क्रिमिनल फोर्स यूज करके, ठीक है, जो वो करने के लिए लीगली बाउंड है वो करने से ओमिट कराना, ठीक है। तो ये सब काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है आई थिंक, राइट, ओके। अब आइए, अच्छा एक और चीज यहाँ पे देखो, कोई प्रॉपर्टी का पोजेशन लेना, आप
अपने प्रॉपर्टी का भी अगर आप पोजीशन लेने के लिए अगर आप अनलॉफुल असेंबली फॉर्म करते हैं, मतलब 5 या 5 से ज्यादा लोग, जैसे मान के चलो कि मेरी प्रॉपर्टी किसी ने चोरी कर ली है, ठीक है, मुझे पता चल गया है चोर कौन है। अब उसके घर में मैंने 10-12 लोगों को, 2-3 मतलब एक दिन बाद मैंने 10-12 लोगों को भेज दिया पूरे उसके घर में जाके पूरा कुछ खंगालो, मेरा जो चोरी का सामान है लेकर वापस आओ। दैट इज ऑल्सो एन अनलॉफुल असेंबली। क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, भले वो आप ही का क्यों नहीं है। आप अगर प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने के लिए 5 या 5 से ज्यादा लोगों का यूज करते हैं क्रिमिनल फोर्स के थ्रू, दैट विल बी एन अनलॉफुल असेंबली। तो इन 5 सर्कमस्टेंसेस में से कोई भी एक हो सकता है जो कि आपका कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब आपका कॉमन ऑब्जेक्ट इन 5 में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है, राइट। तभी हम कहेंगे ये एक अनलॉफुल असेंबली। तो अनलॉफुल असेंबली होने के लिए 3 एसेंशियल है, ठीक है। पहला एसेंशियल है 5 और मोर पर्सन, दूसरा है कॉमन ऑब्जेक्ट, और तीसरा है कॉमन ऑब्जेक्ट मस्ट बी ईदर ऑफ दिस 5 काइंड्स। इन 5 में से कोई भी एक।